संतति पाने से पहले माँ तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। इस निमित्त आहार साधना ही अमोघ उपचार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। तो ये जो आहार हम समझ रहे हैं गर्भावस्था में, ये केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं है, ये माँ और शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए है। क्योंकि एक कहावत है, यू बिकम वॉट यू ईट। तो जो भोजन हम लेते हैं वो हमारे शरीर में पूर्णतः हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। हमारा एक एक सेल में एसिमिलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और अल्टीमेटली हम जो हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है वो आहार पे निर्भर करता है। अब हम इमेजिन करते हैं जब हमारे गर्भ में एक नन्हा शिशु आया है जो एक सिंगल सेल के रूप में जिसकी यात्रा आरंभ हुई, तो अब हम जो आहार माँ ले रही है, जिस प्रकार का भी आहार वो ले रही है, वो उसके शरीर का निर्माण तो कर ही रहा है क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, और साथ में उसके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी जो जिस प्रकार का अन्न, जिस प्रकार का भोजन माँ ले रही है, वो उसका उस पर निर्भर करता है कि बच्चे के विचार, बच्चे का व्यवहार कैसा होगा। तभी कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप न केवल शरीर का निर्माण कर रहे हैं उसका गर्भ से, आप उसके मन का भी निर्माण कर रहे हैं। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ईंट लगाते हैं, सेल्स को इमेजिन करिए, आप ईंट लगा रहे हैं, एक एक ईंट लग रही है, तब एक पूरी दीवार खड़ी होती है। इसी प्रकार से सिंगल 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 सेल जुड़ते चले जाते हैं, तब हमारे बॉडी के टिश्यूज डेवलप होते हैं, तब हमारे अंग डेवलप होते हैं। तो एक एक सेल के निर्माण में आहार का योगदान है। तो इसलिए आरंभ से इस बात का ध्यान रखें, बल्कि इस बात का आपको गर्भधारण से पूर्व निर्धारण करना चाहिए कि आपका आहार कैसा हो। और जैसा मैंने बताया कि न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए भी आहार इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले से पता है कि आपके और आपके शिशु के, आपके तो ऑलरेडी 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और गर्भ से बच्चे के भी तीनों शरीरों का निर्माण हो रहा है। और तीनों शरीरों के निर्माण के लिए किसी एक प्रकार का आहार तो काम नहीं करेगा। जैसा कि मेडिकल साइंस बताती है या आधुनिक विज्ञान बताता है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल सब होने चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो संतुलित आहार होगा और उससे एक अच्छे शरीर का निर्माण होगा। यानी कि स्थूल शरीर के विकास के लिए संतुलित आहार चाहिए, पर जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें विचार रहते हैं, उसके लिए कैसा आहार चाहिए? उसके लिए सात्विक आहार चाहिए। आगे हम समझेंगे सात्विक आहार क्या है। और जो हमारी भावनाओं का सेंटर है, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, जो भाव शरीर है, जो अंतःकरण है, उसके लिए कैसा आहार चाहिए कि वो अंतःकरण निर्मल बने, पवित्र बने। तो उसके लिए हमें संस्कारित आहार चाहिए। तो ये आपको गर्भवती, अगर कोई पूछे आपसे कि गर्भवती का आहार कैसा हो, तो आपको बताना होगा गर्भवती का आहार ना केवल संतुलित हो, साथ में संस्कारित और सात्विक भी हो। इसको हम कहते हैं 3S आहार। ठीक, तो ये आपको 3 शरीर के लिए इसका 3 प्रकार का आहार चाहिए, संतुलित, सात्विक, संस्कारित। अब ये योग्य आहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहली बात है कि माँ का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो आहार उचित होना चाहिए। फिर जो बच्चा गर्भ में डेवलप कर रहा है, अभी बताया कि सिंगल सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बनेंगे, मल्टीपल से मल्टी मिलियन सेल्स बनेंगे, और तब जा करके ये 3-3.5 किलो का शिशु तैयार होगा 9 महीने में। तो जो गर्भस्थ शिशु बढ़ रहा है उसका आधार क्या है? उसका आधार भी माँ का आहार है। फिर ये जो 9 महीने तैयारी किस बात की हो रही है कि बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, बच्चा आपकी गोदी में आएगा, उसके लिए प्रसव से निकलना पड़ेगा।
प्रसव की तकलीफ को सहना पड़ेगा, लेकिन प्रसव के दौरान जो शक्ति चाहिए, प्राण शक्ति चाहिए, उत्साह चाहिए, बल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? उसकी तैयारी भी 9 महीने आपने आहार कैसा लिया उस पे निर्भर करता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चियाँ इतनी कमज़ोर हैं, उनके बिल्कुल मसल मास नहीं है, वो बिल्कुल 40 किलो की, 42 किलो की है। अब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्रसव के तकलीफ को 8 घंटे, 10 घंटे पहली संतान में प्रसव की पीड़ा को सहना पड़ता है, उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? उसकी शक्ति आहार के माध्यम से ही आएगी जो आपने पिछले 9 महीने में लिया। फिर जब शिशु का जन्म हो गया, उसके पश्चात वो किस पे निर्भर है? माँ के दूध पर। तो अच्छे से माँ दूध पिला पाए उसको, जो दूध निकल रहा है उसके स्तनों से, उसकी मात्रा और गुणवत्ता दोनों अच्छी रहे, यानी कि ये दुग्धपान का काल सफलता से माँ जिसको निर्वहन कर पाए उसका, और उसे उसके लिए आहार ही जिम्मेदार है। फिर बच्चे का सही वजन, पहले 9 महीने में भी बच्चे का वजन कम ना रह जाए, और जब तक माँ उसको दूध पिलाती है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार पहले 2 साल तक माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और ये गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 2 साल ये विशेष है। इनको कहते हैं फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। तो इसमें बहुत तेजी से मस्तिष्क का विकास हो रहा है, और इसलिए इस समय बच्चे का आहार बहुत ही पौष्टिक होना चाहिए। तो गर्भ के दौरान माँ का आहार कैसा है, ये निर्भर करेगा बच्चे की, ये तय करेगा कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो। और गर्भ जन्म के 2 साल तक बच्चे ने माँ का दूध कितने दिन पिया, और बाद में जब उसने और चीजें लेने लगी तो वो कैसा आहार रहा उसका, उस पे उसका मानसिक और शारीरिक विकास निर्भर करेगा। फिर माँ और बच्चे की दोनों की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तरह तरह के इन्फेक्शंस, तरह तरह के बैक्टीरिया वातावरण में है, वायरसेस है और फंगस है, इतने सारे पैथोजेंस हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गर्भ काल के दौरान और जब बच्चा छोटा है तो उसकी माँ की भी और बच्चे की दोनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ कैसे रहेगी? जब आहार योग्य होगा, उचित होगा। माँ की बॉडी में आयरन स्टोर अच्छा बना रहे, क्योंकि यदि गर्भधारण के समय माँ अनीमिक है, माँ का हीमोग्लोबिन कम है, तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके लिए आवश्यक है कि जिन भोजन में आयरन अच्छा हो वो लेना है गर्भधारण से पहले भी और गर्भकाल के 9 महीने। फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आहार कैसा हो कि जन्मजात विकार ना हो। लो बर्थ वेट बेबी, स्मॉल फॉर डेट बेबी कहते हैं, या लो बर्थ वेट बेबी जिन बच्चों का वजन बहुत कम रह जाता है, या बौनापन ना हो, कई किसी प्रकार के रोग की नींव गर्भ से ना पड़ जाए, जैसे कि थायराइड का डिसऑर्डर है, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये इनसे बचाने के लिए भी आहार का उचित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ये विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि गर्भकाल के दौरान यदि कुपोषण होता है, अर्थात यदि माँ का आहार उचित नहीं है गर्भ के 9 महीने में और उसके कारण बच्चा कुपोषित हो जाता है, तो गर्भ के अंदर ही ऐसी बीमारियों की नींव पड़ जाती है जो कि बच्चे के आने वाले जीवन में 30-35 वर्ष के बाद अ, दिखाई देती हैं, परिलक्षित होती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, मोटापा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इनकी नींव गर्भ में ही पड़ जाती है, और उसका मुख्य कारण होता है माँ का अनुचित आहार। जैसे माँ बहुत ज्यादा मैदा की चीजें लेती है, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड बहुत ज्यादा लेती है, पिज्जा, उससे इस प्रकार का कुपोषण हो सकता है। और इन बीमारियों को जिनकी नींव गर्भ में पड़ जाती है पर वो दिखाई देती है 30-35 वर्ष, 40 वर्ष की उम्र में, उसे हम कहते हैं फोड, FOAD, फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस। इस पे पूरी तरह से रिसर्च हो चुकी है। और आहार जो है आपके जीन्स पर, बच्चे के जीन्स पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है एपिजेनेटिक्स के माध्यम से। जैसा आपको पहले पढ़ाया गया था कि एपिजीन्स क्या है,
जो जीन्स के फंक्शन को भी चेंज कर देती है। इसलिए आहार जो है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के और माँ के दोनों के स्वास्थ्य के लिए। और बच्चे का जो आगे जीवन में स्वास्थ्य रहने वाला है या उसको हम किस तरह से बीमारियों से बचाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि गर्भवती माता का आहार गर्भधारण से 3 माह पूर्व और गर्भकाल के 9 महीने तक बहुत ही पौष्टिक होना चाहिए। और ये 3 कैटेगरीज जो आपको बताई, संतुलित, सात्विक और संस्कारित, ये तीनों कैटेगरीज फुलफिल होनी चाहिए। और इसी बात को बहुत समय पूर्व आचार्य चरक ने चरक संहिता में इस श्लोक के माध्यम से बताया था। स्त्रिया यापन्न गर्भा या स्त्रिधा रसा प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टये स्तन्याय गर्भ वृद्धि। जो गर्भ में जो आहार हम लेते हैं वो पचने के बाद आयुर्वेद के नियमों के अनुसार आहार रस में परिवर्तित हो जाता है। और आचार्य चरक कहते हैं कि गर्भवती माता का जो आहार है, आहार रस में परिवर्तित होने के बाद 3 में डिवाइड होता है। एक माता का पोषण करता है, दूसरा गर्भ की वृद्धि एवं पोषण करता है, और तीसरा स्तन्य यानी कि ब्रेस्ट मिल्क की उत्पत्ति के लिए। ये 3 फंक्शंस हैं आहार रस के गर्भवती माता के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि गर्भधारण से पूर्व ही स्वस्थ आहार हो, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं शिशु के शरीर में और माँ के शरीर में। आपको अभी बताया कि शिशु का जो आगमन है गर्भाशय में वो सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम के रूप में होता है। जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल के रूप में वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या गर्भ या भ्रूण की यात्रा शुरू होती है। अब वो मल्टीप्लाई करता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होता है शुरू के 3 महीनों में। और फिर सेल की ग्रोथ शुरू होती है। पहले 3 महीनों में सेल डिवीजन होता है और फिर सेल की ग्रोथ शुरू होती है। और इस तरह से ये पूरा 9 महीने में पूरा एक कंप्लीटली डेवलप्ड बच्चा बनता है गर्भाशय में। तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये किसके उससे हो रहा है? ये आहार के ऊपर हो रहा है। इसीलिए 3 महीने से पहले गर्भधारण से और शुरू के 3 महीनों में फोलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए फोलिक एसिड आवश्यक होता है। फिर कुछ चेंजेस माँ के अंदर हो रहे हैं। जैसे माँ की जो बच्चेदानी होती है वो नॉर्मली आप देखेंगे कि 7 से 9 सेंटीमीटर की होती है, छोटे संतरे के आकार की होती है, जो कि 9 महीने में बढ़ती बढ़ती एक बड़ा रूप ले लेती है। वो अपने साइज में 5 टाइम्स बढ़ जाती है, 5 गुनी बड़ी हो जाती है, 15 गुना यानी 15 टाइम्स उसका वजन बढ़ जाता है और 500 गुना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इतनी सी जो छोटा सा एक ऑर्गन होता है बच्चेदानी का, वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि उसके अंदर ना केवल 2.5-3 किलो का शिशु रहता है, 150 से 350 ग्राम का प्लेजेंटा रहता है जो हम कनारी कहते हैं, जिससे बच्चे को सारे पौष्टिक चीजें मिलती हैं। फिर गर्भ जल होता है। ये सारी चीजें उसी बच्चेदानी में समाई हुई है जो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। फिर जैसे शुरू में जो बच्चे को भोजन मिलता है वो छोटे से योग सैक के माध्यम से मिलता है और 14 सप्ताह 12 से 14 सप्ताह तक यानी 3-3.5 महीने तक ये पूरा प्लेजेंटा डेवलप कर जाता है। प्लेजेंटा की भी ग्रोथ होती है जो लगभग 150 से 250 ग्राम तक का होता है और इसमें बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं ब्लड के। और इसमें क्या होता है, ये जो माँ का ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भी है और पौष्टिक सारे तत्व है, ये सारा ब्लड इसमें स्टोर्ड होता है और इसके माध्यम से इससे जुड़ी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और उससे वो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नाभि से जुड़ी होती है। ये सारा जो चीजें हैं, ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इससे सप्लाई होकर के बच्चे को मिलती है। फिर इसी 9 महीने में आप देखते हैं कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, स्तन का विकास होता है, क्योंकि वहाँ फैट डिपॉजिट्स होते हैं और ये तैयारी प्रकृति कर रही है कि आने वाले समय में इन स्तनों का काम बढ़ जाएगा, इनसे दूध निकलना है, बच्चे को हमें आहार
से सपोर्ट करना है जन्म के पश्चात। जन्म लेते ही तो बच्चा कुछ खाने नहीं लग जाएगा, तो उसको कहाँ से दूध मिलेगा? वो माँ के से मिलेगा। तो स्तनों का विकास भी 9 महीने में हो रहा है। तो ये जब जो चेंजेस है, ये तब संभव है जब माँ ने गर्भधारण से पहले तैयारी करी, उसका आहार उचित रहा, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज ना हो, उसके अंदर इतना रिजर्व हो बॉडी के अंदर कि यदि आरंभिक माहों में उसका जी मिचलाता है, बहुत उल्टियां हो रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, तब भी उसकी बॉडी में इतना रिजर्व हो कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे बच्चे के शरीर के सेल डिवीजन हो रहा है, चाहे गर्भाशय बढ़ रहा है, स्तन बढ़ रहे हैं, इन सब में कोई व्यवधान ना आए, क्योंकि हम एकदम से कैसे पूर्ति कर देंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गर्भवती जो माँ है वो 3 महीने पहले से आहार की तैयारी करे। और कुछ चीजें जैसे आपको बताएं कि बीमारियां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका आहार उचित नहीं है गर्भधारण से पूर्व, तो या तो गर्भ ही धारण नहीं होगा, जैसे विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाती है, तो विटामिन ई की डिफिशियंसी में इनफर्टिलिटी हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी या तो गर्भ धारण नहीं होगा, या गर्भ धारण हो जाएगा तो गर्भपात हो जाएगा, नहीं तो प्रीटर्म यानी समय से पूर्व बच्चा हो सकता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा चीनी लेते हैं तो डायबिटीज हो सकती है। फोलिक एसिड की कमी होती है तो बच्चे में रीढ़ और मस्तिष्क के विकार, आप ये देखिए जैसे बच्चा है, इसके रीढ़ पे एक ट्यूमर दिखाई दे रहा है, ये कैसे होता है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाता है, जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है आहार को आपको समझना और उसको फॉलो करना। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि 3 महीने पूर्व से ही गर्भधारण की तैयारी करनी चाहिए। और जैसे फोलिक एसिड बताया, जिंक बताया, ये सब चीजें बी कॉम्प्लेक्स है, ये प्री कंसेप्शनल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मतलब जो जो गर्भवती जो माताएं या बहनें हमारी अभी गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, उनकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिससे उनको गर्भधारण में दिक्कत ना हो। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संतुलित तो होना ही है आहार, साथ में सात्विक और संस्कारित हो। अब संतुलित आहार आप इस किसे कहते हैं? जिस आहार में जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी उचित हो, अनुपात भी उचित हो और परिमाण भी उचित हो, और पर्याप्त पोषक तत्वों से आहार युक्त हो, उस आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। यानी अमाउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीनों चीजें एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जैसा कि प्रिस्क्राइब है या जैसा कि बताई गई है। इसके अलावा आहार तो आपने अच्छा ले लिया, लेकिन आपकी दिनचर्या भी हेल्दी होनी चाहिए। आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है, आपने भोजन अच्छा लिया लेकिन आप दिन भर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, घर का काम काज नहीं करते हैं, तो आपका वेट गेन ज्यादा होएगा और डिलीवरी में दिक्कत होगी। इसलिए दिनचर्या भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। आप भोजन भी करें, साथ में आप चला फिरी भी करें, थोड़ा श्रम भी करें। तीसरा, मानसिक भावनात्मक वातावरण अच्छा होना चाहिए, तभी खाना अच्छे से पचेगा। अभी आपको बताएंगे गट ब्रेन कनेक्शन, यानी कि ब्रेन और आंतों का, पेट का और आपके मस्तिष्क का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। तो अगर आप चिंता में हैं, आप आवेश में रहते हैं, उद्विग्नता रहती है, आप हड़बड़ी में रहते हैं, ऐसे मानसिक स्थिति में आपका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। आपके घर में आसपास का वातावरण में अगर सामंजस्य नहीं है, घर वालों का व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसे केसेस में भी डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। तो आहार तो जाना जरूरी है, लेकिन साथ में आपको अपना लाइफस्टाइल भी मैनेज करना है, और वातावरण, आपका स्वयं की मानसिक भावनात्मक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार आए, और जितने लोग घर में हैं उनके साथ भी आपका व्यवहार, उनके साथ आपके रिश्ते तालमेल में होने चाहिए। तभी इस आहार के पचने में, इस आहार का पूर्ण लाभ पाने में आपको सफलता मिलेगी, और तभी वो बच्चे को भी लाभ ट्रांसफर होएगा। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि शरीर से स्वस्थ और मन से सुंदर शिशु को प्राप्त करने के लिए आहार के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका आचार और विचार, बिहेवियर एंड थॉट्स भी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए गर्भोत्सव जो है वो उत्सव है 1000 दिन का, जिसमें गर्भकाल के 9 महीने, जन्म के बाद के 2 वर्ष तक बच्चे के मस्तिष्क का तेजी से विकास हो रहा है और जीवन भर के स्वास्थ्य की नींव गर्भ में पड़ रही है, जो आपको बताया फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस ऐसा ना हो, इसके लिए हमको बहुत सतर्क रहना है। अब जो 3 चीजें आपको फॉलो करनी है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और जो एक तरह से उपचार है, ये आयुर्वेद के नियम है, दिए हुए नियम है, जिसमें इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ में आप बीमारी का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप बीमारी को प्रिवेंट कर रहे हैं, आरोग्य की रक्षा कर रहे हैं। वो क्या है? हितबुक, मितबुक, ऋतबुक। हितबुक अर्थात जो हमारे लिए हितकारी है वो हम खाएंगे। रुचि और स्वाद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि ये खाने से हमको नुकसान हो सकता है। जैसे हमने तला हुआ समोसा खा लिया, या हमने बाहर के बताशे खा लिए, या हम रोज पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये स्वाद में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे हमारी जीवनी शक्ति कम हो रही है, हमको प्राण शक्ति नहीं मिल रही है। तो आहार ऐसा होना चाहिए जो स्वास्थ्य का संरक्षण करे, साथ में जीवनी शक्ति भी प्रदान करे। इसको कहते हैं आधुनिक विज्ञान में वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फूड। ऐसा भोजन जिसमें प्राण शक्ति अधिक हो। तो प्राण शक्ति अधिक होती है आपके ताजे फल सब्जी में या अनाज में, उससे कम होती है दूध और दूध से बने हुए चीजों में, और फिर सबसे कम होती है अगर अधर्म की कमाई हो, या मांस मछली मदिरा का सेवन करें, या केक पेस्ट्री बिस्किट्स इसका सेवन करते हैं। इन सब चीजों में प्राण शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। तो अधिक प्राण शक्ति, प्राणवान शिशु को ओजस्वी तेजस्वी बनाना है, तो ऐसा भोजन करेंगे जिसमें प्राण शक्ति अधिक हो। तो आप ताजे फल सब्जी का सेवन करेंगे, अन्न का सेवन करेंगे, सभी प्रकार की सब्जियां लेंगे, दूध दही छेना पनीर इसका सेवन करेंगे, और सूखी मेवा का सेवन करेंगे। वो आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो हमें हितबुक होना है, जो हमारे लिए हितकारी है वही हम खाएंगे। मितबुक अर्थात पूरा हम पेट भर के नहीं खाएंगे, उससे पाचन क्रिया बाधित होती है। कितना खाएंगे? पेट से आधा। हमें अगर 4 रोटी की भूख है तो हम 2 रोटी खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, 1/4 भाग जल के लिए और 1/4 भाग हवा के लिए खाली रखेंगे। फिर आपको दोबारा भूख लग जाती है तो आप थोड़े देर में फिर खा लिए। नियमित अंतराल पे आप खाइए, लेकिन एक बार में कम खाइए। इससे क्या होगा? इससे पाचन अच्छा होगा और निष्कासन भी अच्छा होगा। इसका मतलब डाइजेशन जब अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मल जो है इकट्ठा नहीं होगा, आपको नौजिया वॉमिटिंग कम होगी, और आपको आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी। और नहीं तो क्या होता है कि जब हम एक बार हमने खा लिया ऊपर तक, फिर हमको भूख नहीं लगती, फिर भी समय होता है तो हम दोबारा खा लेते हैं, तो पहला वाला जो भोजन है वो अधपचा रह जाता है हमारी आंतों में, उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं, है ना। आयुर्वेद की भाषा में तो ये कहते सीधे सीधे कि विष उत्पन्न करता है, और जब निष्कासन ठीक से नहीं होता तो कितना भी हम पौष्टिक आहार ले लें उसकी शक्ति व्यर्थ चली जाती है, और जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उससे जो हमारा रक्त अस्वच्छ हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, और हमारी तबीयत गिरी गिरी रहती है। हम पूरे अपने आप को ऊर्जावान नहीं महसूस करते, उतने एक्टिव नहीं रह पाते। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो ये है ऋतभुक, मौसम के अनुकूल। लोगों को बहुत आनंद आता है सर्दियों में आइसक्रीम खाने में, वो सोचते हैं जैसे हम हिल स्टेशन पे गए हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा फील होता है। ये करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम ऋतु अनुकूल भोजन करेंगे। आजकल जैसे सर्दी का मौसम है तो आप गर्म दूध लीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, मेवा लीजिए, केसर डाल सकते हैं दूध में, बाजरे के आटे का सेवन करिए। तो ये जो चीजें हैं ये गर्म तासीर की चीजें हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और आपको सर्दी लगने की संभावना कम हो जाएगी।